प्रिय प्रशिक्षु, बीएड द्वितीय वर्ष सेकेंड ईयर की क्लास है ऑनलाइन, जिसमें आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। इसमें विद्यालय के माध्यम से आपकी ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको निरंतर वीडियो प्राप्त होते रहे और वीडियो को आप जो है देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं वो शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके आप जो है अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपका सिलेबस जो है वह निरंतर आगे की ओर वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से जो है वह निरंतर जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे इस जो अवकाश काल है, लॉकडाउन का काल है, इसमें जो है आपका कहीं पर भी ये ना हो कि निश्चित रूप से आपका सिलेबस जो है वो पीछे हो गया है। इसी के लिए जो है आपकी ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही है। इसलिए आप वीडियो को निरंतर देखते रहिए। जो भी आपको विद्यालय के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, निश्चित रूप से उसको पढ़ते रहिए। आइए देखिए, आज हमारा जो विषय है शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन, शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा। पर्यावरणीय शिक्षा, देखिए ये पेपर जो हमारा है सिद्धांत का पेपर है, और जैसे आप लोगों को जानकारी है कि आपके सेकेंड ईयर में सिर्फ आपके 3 पेपर होते हैं, जिसमें तीनों पेपर जो है आपको टीचरों के द्वारा जो है वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है। निरंतर आप देखते रहिए। इस शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा का जो हमारा महत्वपूर्ण पेपर है, इस पेपर में आप पढ़ रहे थे प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा हम आपको बताए थे कि निश्चित रूप से आप घर पर रहते हैं, आप कहीं पर यात्रा करते रहते हैं, या जो है गाड़ियों से आते जाते रहते हैं, कोई भी कहीं पर भी जो है आपको इसकी आवश्यकता हो सकती है। प्राथमिक चिकित्सा के बारे में हम आपको बताए थे कि निश्चित रूप से ये कह लीजिए निष्कर्ष रूप में कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पूर्व जो भी जो है रोगी को उपचार किए जाते हैं वह सब प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, उसी को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। उसी के साथ इसमें अगर देखिए आप प्राथमिक चिकित्सा में, तो हम आपको जो है विभिन्न प्रकार से जो है, चाहे वह रक्त का स्राव होना, घाव लगना, उसके साथ साथ दुर्घटना से संबंधित, उसके बाद जो है आपका जो है अस्थि भंग से संबंधित, अस्थि का उतर जाना, हड्डियों का टूट जाना, उसके लक्षण जबड़े का टूट जाना, हाथ का टूट जाना, गर्दन में मोच आ जाना, ये सब सारी चीजें आपको हम बता चुके हैं। आइए आज हमारा जो टॉपिक है अगला, अभी तक देखते थे कि शरीर के बाह्य अंगों से या आंतरिक अंगों से जो है वो समस्या होती है। अब आइए जो है हम देखते हैं जो अगला हमारा जो टॉपिक है वह है सदमा लगना। टॉपिक आज का है हमारा सदमा लगना। देखिए जो ये सदमा लगना है, अक्सर जो है यह हम लोग देखते हैं कि इसी को हम आघात कहते हैं, आघात पहुंचना, ठीक है, अथवा इसी को हम आघात कह सकते हैं। देखिए सदमा लगना या आघात पहुंचाना, आघात से तात्पर्य नुकसान से भी होता है, लेकिन यहाँ आघात और सदमा को जो है अर्थ में अगर लिया जाएगा तो निश्चित रूप से ऐसा माना जाएगा कि वह जो है वो नाड़ी की शिथिल दशा होती है, जो कि जो है अचानक दुर्घटना या भयंकर बीमारी के कारण जो है उत्पन्न हो जाती है। ऐसे हम लोग देखें अपने समाज में, अपने अगल बगल, अपने घर परिवार में, कभी कभी हम लोगों को देखते हैं कि लोग एकाएक जो है गिर जाते हैं, मूर्छित होने लगते हैं, शरीर से उनके पसीने आने लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उनके सांसें जो है वो रुक जाती हैं ना। इस प्रकार के तमाम आप लक्षण देखते हैं, जिसमें आप ये देखते हैं कि निश्चित रूप से शुरुआत में हमको क्या करना चाहिए, आप जो है खुद ही जो है हड़बड़ाहट में कोई जो है उनका प्राथमिक उपचार नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपको जो है कभी ऐसी परिस्थिति से जो है गुजरना नहीं पड़ा, ऐसे लोगों को कभी आप देखे नहीं। लेकिन आप एक शिक्षक के रूप में जब कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से कभी कभी ये सदमा लगना जो है ये छोटे छोटे बच्चों को भी उत्पन्न हो जाता है।
विद्यालय में आप रहे। ये जो फर्स्ट एड की बात की जा रही, प्राथमिक चिकित्सा की बात की जा रही, निश्चित रूप से आप अपने घर परिवार समाज को तो बता ही सकते हैं। उसके साथ साथ आप एक शिक्षक के रूप में जब विद्यालय में रहेंगे, एक प्रधानाचार्य के रूप में जब आप विद्यालय में रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको इसके संबंध में जानकारी जब रहेगी, तभी आप अपने बच्चों का प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप बच्चों को जो है वो डॉक्टर के पास सबसे अंत में लेकर के पहुंच जाते हैं। उससे पहले उसको कोई आघात ना हो, कोई नुकसान ना हो, इसके लिए जो है वो आप जो है प्राथमिक चिकित्सा कुछ विद्यालयों में कर देते हैं। तो एक तो उपयोगी है कि आप एक शिक्षक के रूप में रहें, विद्यालय में आपको आवश्यक है ये सब कार्य करना। उसके साथ साथ आपके समाज में भी जो है, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में जो है इसका उपयोग हो जाता है। तो आइए देखिए हैं, तो हम आघात को देखें या जो है सदमा को देखें। तो आघात या सदमा जो हमारा होता है वह नाड़ी क्रम की जो है, नाड़ी क्रम जो हमारी नाड़ी जो चलती रहती है वह नाड़ी क्रम की वह शिथिल दशा होती है। अर्थात ये कह लीजिए कि नाड़ी का चलना जो है बहुत ही कम हो जाता है, शिथिल माने कम हो जाता है। तो इस प्रकार से वह दशा हो जाती है जो अचानक क्या करती है, दुर्घटना या भयंकर बीमारी के कारण जो है वह जो है उत्पन्न हो जाती है। हम देखते हैं कि व्यक्ति एकाएक जो है मूर्छित हो जाता है, एकाएक जो है वो गिर जाता है। कैसे होता है, वह जो है निश्चित रूप से किसी विषय को जो है बहुत भयंकर रूप से जो है अपने मस्तिष्क से सोचता है। सोचने के पश्चात वह जो है एक समय ऐसा आता है कि वह उसकी जो है हृदय की गति जो है, नाड़ी का जो संतुलन होता है, जो गति होती है, वह जो है वो क्या होती है कि बहुत कम हो जाती है, अल्प हो जाती है। इसलिए व्यक्ति जो है वो क्या होता है, वो गिर जाता है। तो आइए देखते हैं, अगर मान लीजिए किसी को जो है ये सदमा लगता है, आघात पहुंचता है, तो उसके लक्षण कौन कौन से होंगे, उस व्यक्ति को हम कैसे पहचानेंगे कि ये इसको सदमा ही लगा है। ठीक है, उस लक्षणों को हम देखें तो पहला क्या होता है कि उसका शरीर जो है एकदम से शिथिल हो जाता है। पहला लक्षण उसका आप मिलेगा, शरीर जो है वो शरीर शिथिल हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है। ठीक, शिथिल का मतलब सुस्त हो जाता है, जहां पर रहता है वहीं शरीर पर व्यक्ति जो है फिर उसमें जो है वे कह लीजिए कि शरीर में कोई ताकत नहीं रहती है, वह जो खड़ा नहीं हो पाता, उठ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में उसके अंग प्रत्यंग जो है वो कार्य करना बंद कर देते हैं। तो यही जो है उस शरीर की शिथिल अवस्था हो जाती है। तो पहला लक्षण सदमा लगने का होता है कि शरीर उसका जो है क्या होता है, वह शिथिल हो जाता है। दूसरा लक्षण आइए हम देखते हैं कि रक्त दबाव जो है वो दूसरा होता है, उसका रक्त दबाव जो है वो कम हो जाता है, रक्त दबाव कम हो जाता है। देखिए रक्त दबाव उसका जो है वो शरीर का कम हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन जब वह कम हो जाता है तो निश्चित रूप से नाड़ी उसकी जो है वो कम चलती है और उसके पश्चात उसका शरीर जो है क्या होता है, शिथिल हो जाता है। तीसरा लक्षण देखते हैं जो है उसका क्या होता है, तीसरा जो है वो आंखें जो है घूरते हुए नजर आता है, आंखें घूरते हुए, आंखें घूरते हुए नजर आता है। देखिए जैसे किसी व्यक्ति को देखते हैं वह जो है बातचीत पड़ा रहता है या जो है विक्षिप्ता अवस्था में होता है या जो है सुस्त होता है, तो आंखें उसकी जो है बहुत बड़ी बड़ी आपको दिखाई देती है। लक्षण में आप देखते होंगे तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमको जो है यह बहुत अजीब ढंग से देख रहे हैं। ये कह लीजिए कि हम ये जानते हैं कि हमको क्यों जो है बहुत अजीब तरीके से देख रहे हैं। तो क्या होता है कि वह जो है आंखें जो है इस तरह से घूरते हुए आपको नजर आते हैं। उसके बाद देखिए जो नाड़ी की गति जो है वो कमजोर हो जाती है या हल्की पड़ जाती है। ठीक है, चौथा हमारा देखिए नाड़ी की गति, नाड़ी की गति जो है वो कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है। देखिए नाड़ी को है यहाँ हम अक्सर देखिए डॉक्टरों के पास जाते हैं तो यहाँ हमारी जो नसें होती हैं उसको डॉक्टर पकड़ करके क्या देखते हैं कि आपकी जो नाड़ी की गति है वह सामान्य है या नहीं है। अगर वह सामान्य यही है कि वह जो है वो क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है। उसके बाद देखिए और कौन कौन से लक्षण उसमें पाए जाते हैं, तो उन लक्षणों में अगर हम देखते हैं तो वह हमारे लक्षण है इसमें पांचवा देखें तो जैसे नाड़ी की गति कमजोर हो जाती है। उसके बाद और कौन से होती है, चिंता जो है
चिंता होने लगती है, अधिक होती है। उसके बाद क्या आता है, चक्कर आना, चक्कर आना, बेहोश हो जाना, बेहोश हो जाना। देखिए क्या क्या होता है, पहला तो अधिक बार चिंतित हो जाता है व्यक्ति, उसके बाद जो है उसको चक्कर आने लगता है, उसके बाद जो है वो बेहोश हो जाता है, उसके बाद जो है पसीना आता है, पसीना आना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद जो है और क्या आता है, देखिए चिंता, चक्कर आना, बेहोश हो जाना, पसीना आना, उसके बाद जो है सीने में उसको दर्द होने लगता है, सीने में दर्द होने लगता है। ठीक है, ये इतने लक्षण जो है उसको जो है क्या होगा कि उसके जो है सदमा लगने के जो है वो प्राप्त होते हैं। आइए अब ये सारी चीजें अगर हम इसको पहचान लेते हैं, किसी बालक में यदि ऐसा होता है हमारे विद्यालय में, आपके विद्यालय में जहाँ पर आप कार्यरत होंगे, तो क्या क्या हमको जो है पहला उपचार करना चाहिए। तो डॉक्टर के आने से पहले हमको कौन कौन से उपचार करने चाहिए। तो देखिए हम उपचार को भी देख लेते हैं कि ऐसा अगर जो है लक्षण हमको दिखाई देता है तो हमको जो है प्राथमिक रूप से क्या करना चाहिए। तो पहले जो है तरल पदार्थों को दिया जा सकता है। उपचार में पहला तरल पदार्थ, तरल पदार्थ को दिया जाए। ठीक है, पहले जो है उसको तरल पदार्थ दिया जाए। दूसरा जो है एपिनेफ्रिन, ये हमारी जो है दवाएं हैं, अगर आप रखे रहते हैं विद्यालय में या घर पर रखी गई हैं तो ये दवा जो है एप्रेटिन। उसके बाद जो है नोरपिफ्रिन, उसके बाद जो है डोयामाइन, ये दवाएं हैं हमारी, जिसको जो है हम बच्चों को जो है वो दे सकते हैं या मनुष्यों को दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सरल है, क्योंकि ये दवाएं जो है आप घर पर नहीं रखेंगे फर्स्ट एड में, तो इन दवाओं को जो है आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो तरल पदार्थ है जो है उसको जो है अगर सदमा लगता है, आघात पहुंचता है, तो सबसे पहले उसको जो है प्राथमिक उपचार में जो है उसको तरल पदार्थ ही देंगे हम। तो इस प्रकार से आप जो है पहला उपचार उसका कर सकते हैं अपने विद्यालय में, अपने घर पे ही, डॉक्टर अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है। आइए अगला हम लोग देखते हैं जो है वह बिजली का झटका, बिजली का झटका लगना। देखिए वर्तमान समय में हमारे यहाँ, आपके यहाँ जितने भी लगभग उपकरण बनाए जा रहे हैं, सब के सब जो है वो बिजली से ही संचालित होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए कोई भी घर ऐसा नहीं होगा, विद्यालय ऐसा नहीं होगा जहां पर जो है वो विद्युत ना हो, बिजली का संचार ना हो। इसलिए देखिए कभी कभी आप अक्सर देखते हैं कि थोड़ी सी असावधानी के कारण हमको जो है बिजली के झटके लग जाते हैं, जिससे हमको जो है वो नुकसान होता है। आइए हम देखते हैं, तो बिजली हमारी जो है धाराएं जो है कह लीजिए कि दो प्रकार की होती है। एक जो है हमारी ऐसी जो कि हमेशा हमारे पावर हाउस के द्वारा या सरकार के द्वारा जो हमको विद्युत उपलब्ध कराई जाती है वह होती है, उसी को जो है डीसी करंट कहते हैं। और जो हमारी जो है ये देखते हैं कि कृत्रिम ढंग से, जैसे जो है हम देखते हैं कि जनरेटर के माध्यम से हम चलाते हैं, या आप घरों में जो है इन्वर्टर रखते हैं उसके माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारी जो धाराएं होती हैं वह जो है हमारी एसी धाराएं होती है ना। तो इस प्रकार से कह लीजिए कि विद्युत धाराएं जो है, विद्युत धाराएं दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहले जो है एसी धारा, दूसरा हमारा जो है वो डीसी धारा। ठीक है, दोनों धाराओं को हमने बताया, एसी धारा और डीसी धारा। डीसी धारा जो है हमारी जो हमेशा पावर हाउस
यह कह लीजिए कि जो हमारे बाहर जो है तारों से विद्युत हमको प्राप्त होती है, पावर हाउस के माध्यम से हमको उपलब्ध कराई जाती है, वह जो है वो क्या होती है, वह हमारी जो है वो डीसी धारा होती है, और एसी धारा हमारी जो है वो जनरेटर के माध्यम से। जैसे देखिए शादी विवाह में आदि फंक्शनों में या जो है बड़े व्यक्तियों के घरों में जो है इस व्यवस्था को जो है वो जनरेटर को भी रखा जाता है, जिसमें जो है एसी और डीसी जो है वो धाराएं होती है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए एसी धारा जो हमारी है वह डीसी से अधिक खतरनाक होती है। ठीक है, क्यों खतरनाक होती है? जो हमारी डीसी धारा है यह आपको क्या करती है, आपके शरीर को जो है जैसे ही आपको ये पकड़ती है झटके लगा करके आपको छोड़ देती है, फेंक देती है। ठीक है, लेकिन जो हमारी एसी धारा है ये क्या करती है, जनरेटर की जो हमारी धारा है यह जो है आपके शरीर को तब तक जो है वह नहीं छोड़ती है जब तक आपके शरीर से ब्लड पूरा समाप्त नहीं होगा। अर्थात जब ब्लड आपका समाप्त हो जाएगा तो व्यक्ति क्या होगा, व्यक्ति जो है वह जो है मृत हो जाएगा। अर्थात ये कह लीजिए, इसीलिए कहा गया कि डीसी धारा जो है हमारी वह उतनी खतरनाक नहीं होती है जितनी कि हमारी जो है एसी धारा खतरनाक होती है। तो इन धाराओं से देखिए जो है क्या होता है कि ऐसी धारा लगने से मनुष्य जो है वह बिजली के तारों से स्वयं को अलग नहीं कर पाता है। ठीक है, एसी धारा हमारी जो होती है यही है, एसी धारा जो हमारी है इस धारा से अगर व्यक्ति को झटके लगते हैं तो वह जो है वो व्यक्ति क्या करता है कि वह जो है अपने को इस धारा से अलग स्वयं नहीं कर पाता। अर्थात ये कह लीजिए कि हम कह रहे हैं कि जब व्यक्ति जो है मृत हो जाता है, अर्थात उसके शरीर से ब्लड जो है पूरा समाप्त हो जाता है, तभी जाकर के उसका शरीर उस धारा से अलग हो जाता है। इस प्रकार से जो है हमारी एसी धारा जो है वो अधिक खतरनाक होती है। ऐसे भी देखे होंगे शादी विवाह फंक्शनों में जो है अक्सर जनरेटर से लाइटें जो है वो चलाई जाती हैं, उसमें कभी कभी आपके यहाँ जो है अगल बगल या घटनाएं घटी होंगी जिसमें देखे होंगे कि अगर ऐसे किसी व्यक्ति को जनरेटर की धारा से जो है जनरेटर की विद्युत से अगर उसको जो है करंट लगा है तो निश्चित रूप से या तो जनरेटर बंद हो गया होगा या तो वह व्यक्ति जो है वह उसी में मृत हो गया होगा। उससे पहले जो है निश्चित रूप से वह जो है वो छूट नहीं पाता। तो इसका दो ही ऑप्शन, एक कि एसी धारा हमारी तभी आपको छोड़ती है या तो आप जो है मृत हो जाए, अर्थात आपके शरीर से ब्लड समाप्त हो जाए, दूसरा या तो जो है वो जनरेटर बंद हो जाए। ठीक है, ये दो। तीस तरह से जो है एसी धारा हमारी जो है वो क्या होती है कि अगर जो है आप स्वतंत्र हैं तो आपके शरीर को जो है झटके लगा करके छोड़ देती है, लेकिन हमारी जो एसी धारा है वह झटके लगा करके छोड़ती नहीं है। तो देखिए जो है बिजली के करंट से ये जो हमारे दोनों धाराएं हैं इसके करंट से जो है क्या होता है कि मनुष्य जो है स्तब्ध हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, बेहोश हो जाता है, साथ ही साथ उसकी श्वसन क्रिया जो है वो बंद हो जाती है ना। ऐसे देखिए कि पहली बात तो अगर आपको हल्का सा भी करंट लगता है तुरंत आप स्तब्ध हो जाते हैं, एक प्रकार से मानसिक रूप से सोच विचार करने की क्षमता आपकी शून्य हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि आप उस समय बेहोश होकर के गिर जाते हैं। तीसरा क्यों बेहोश होकर के गिर जाते हैं, क्योंकि आपका उस समय जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है वो शरीर का शून्य हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। ठीक है, इसके लिए जो है तो देखिए साथ ही साथ क्या होता है आपकी श्वसन क्रिया जो है वो बंद हो जाती है। अर्थात आपको जो देखने वाले होते हैं आपके आस पड़ोस के, जब आप छूटते हैं झटके लग करके आप गिरते हैं तो आपको क्या होगा कि ऐसा लोग समझते हैं कि यह व्यक्ति मृत हो गया, क्योंकि अचेतावस्था में हो जाते हैं आप, आपकी नाड़ी कम चलती है, आप श्वसन नहीं कर पाते हैं, ये सारी आपकी समस्याएं हो जाती हैं। उसके साथ साथ और कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, त्वचा, नाखून, ओठ, ये जो है वो क्या होते हैं, नीले पड़ जाते हैं। ठीक, त्वचा, नाखून, त्वचा, नाखून, ओठ आपके क्या होते हैं, नीले हो जाते हैं। ठीक है, ये त्वचा, नाखून, ओठ जो है आपके वह नीले पड़ जाते हैं। उसके साथ साथ रक्त दबाव आपका जो है एकदम से कम हो जाता है, माथे पर जो है पसीने की बूंदें आ जाती हैं, त्वचा ठंडी ठंडी, माथे पर देख लीजिए, माथे पर पसीने आ जाते हैं, पसीने की बूंदें,
ठीक है। माथे पर उससे जो है पसीना आना प्रारंभ हो जाता है, उसके साथ साथ त्वचा जो है वो ठंडी हो जाती है, उसका शरीर आप जब छुएंगे त्वचा जो है शरीर जो है उसका ठंडी आपको होगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये समझते हैं कि जिसको करंट लगा है वह व्यक्ति जो है वो मृत हो गया। उसके साथ साथ क्या होता है कि सांस उसकी जो है वो धीमी हो जाती है, सांस जो है वो क्या होती है, धीमी हो जाती है, ठीक। उसके बाद जो है नाड़ी कभी जो है वह तेज कभी ठंडी हो जाती है, नाड़ी भी जो है तेज होती है और धीमी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इस प्रकार से उसके लक्षण जो है हमको विद्युत धारा अगर किसी को लगा है तो हमको जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। इसमें एक बार लक्षण को हम फिर देख लें। ऐसे व्यक्ति जिनको जो है बिजली का करंट लगता है उनको जो है क्या होता है कि वह जो है स्तब्ध हो जाता है, बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। उसके बाद जो है वह जो है श्वसन क्रिया जो है उसकी बंद हो जाती है, बिजली का करंट और लगने से व्यक्ति जो है स्तब्ध हो जाता है। उसके साथ साथ त्वचा, नाखून, होंठ उसके जो है नीले पड़ जाते हैं, रक्त दबाव जो है कम हो जाता है। उसके साथ साथ माथे पर पसीने की बूंदें आने लगती हैं, त्वचा जो है उसकी ठंडी हो जाती है, सांस जो है उसकी धीमी चलने लगती है, नाड़ी कभी तेज और कभी धीमी हो जाती है, ठीक है। आइए अब हम लोग जो है अगर इस प्रकार की समस्याएं अगर उत्पन्न होती हैं हमारे सामने कभी जो है ऐसी, तो उसके लिए हम उपचार क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे उसको हमको देखना है। डॉक्टर अगर नहीं उपलब्ध होते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उपचार। तो उपचार हम देख लें। उपचार देखिए क्या करना है। सबसे पहला कार्य ये करना है कि व्यक्ति को किसी सूखे डंडे से, अर्थात आप जो है उनको छुएंगे नहीं। अगर आप करेंगे तो आपको भी जो है निश्चित रूप से वह झटके लगेंगे, प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहला कार्य करना है कि उस तार से जो है व्यक्ति को पृथक करना है, तार से व्यक्ति को पृथक मतलब अलग करना है, तार से व्यक्ति को पृथक करना है, पृथक करना, अलग करना है, ठीक। पहला आप करिए कि तार से व्यक्ति को जो है पृथक कर दीजिए। दूसरा आपको जो कार्य करना है वह जो है अगर उस समय उपलब्ध हो जाए तो आपको जो है कृत्रिम श्वास की व्यवस्था करनी है, श्वास की व्यवस्था, ठीक। जैसे हम बताएं कि उसकी सांस जो है वो धीमी हो जाती है या बंद हो जाती है, व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे मृत हो गया है, ठीक है। तो उसको जो है कृत्रिम श्वास की व्यवस्था कर दी जाए। उसके साथ साथ सिलवेस्टर एक विधि है कृत्रिम सांस के लिए, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। सिलवेस्टर विधि का प्रयोग कर लिया जाए। अब जैसे हम आपको बता दिए कृत्रिम श्वास की व्यवस्था कर दी जाए, तो आप कहेंगे कि ऑक्सीजन उसको कहां से उपलब्ध कराई जाए। तो अगर मान लीजिए जो है कि आप विद्यालय में हैं या घर में, अगर इस प्रकार को किसी को बिजली का करंट लगता है, वह व्यक्ति जो है वह शून्य प्राय हो गया है, आपको लगता है कि यह व्यक्ति जो है मृत हो गया है, तो उसको जो है पुनः कैसे आप देखेंगे कि कभी कभी आप देखे होंगे कि व्यक्ति जो जिसको जो है बिजली का करंट लगता है लोग उसको पीटना प्रारंभ कर देते हैं। एक ये भी विधि है ब्लड सर्कुलेशन जो है बढ़ाने की, ब्लड सर्कुलेट आपके शरीर में पूरा चलाने के लिए उस व्यक्ति को जो है पीटना प्रारंभ कर देते हैं। तो एक प्रकार से श्वास जो है वह चलाने की प्रक्रिया होती है। लेकिन हम जो है आपको बताएंगे सिलवेस्टर विधि के बारे में थोड़ा जान लें, उसके बाद हम लोग चलते हैं कि आगे चलेंगे। ये क्योंकि जो है आपको आवश्यक होता है श्वास के लिए, हम आपको बताएंगे कृत्रिम श्वास के लिए सिलवेस्टर विधि ये महत्वपूर्ण है कृत्रिम श्वास के लिए। तो सिलवेस्टर विधि जो हमारी है ये कहती है कि इससे जो है व्यक्ति को कृत्रिम श्वास प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त हो जाएगा जरा देखिए। आपको क्या करना है कि जिस व्यक्ति को यह झटका लगा हो या जिस व्यक्ति को कृत्रिम श्वास देना हो, उस व्यक्ति को एकदम सीधे जो है आपको लिटा देना है। लिटाने के पश्चात आपको क्या करना है कि अपने घुटने के बल उसके सिर के पास जाकर के आपको बैठ जाना है। उसका सिर आपके दोनों घुटनों के, पैर के दोनों घुटने के बीच में जो है उसको लगा देना है। लगा करके उसके सिर को आपको दाबे रखना है, अधिक नहीं दाबना है। लेकिन उसके बाद क्या करना है आपको, उसके पश्चात अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथों को आप मोड़ लेंगे। मोड़ने के पश्चात उसके दोनों हाथों को जो है सीने पर रख करके आप जो है 1 2 3 1 2 3 ऐसे गिनती हुई उसको जो है उसके सीने को आप प्रेस करने का कार्य करेंगे, दबाने का कार्य करेंगे। इस तरह से जब आप जो है
5-6 मिनट तक इस प्रक्रिया को करते हैं तो अगर व्यक्ति में कहीं भी कोई भी सांस अगर रुकी हुई है, व्यक्ति अगर जीवित है, अगर पूर्ण रूप से वह मृत नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से जो है वह जो है उसमें श्वास जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। उसके पश्चात उसको डॉक्टर के पास पहुंचाए। यही हमारी जो यह प्रक्रिया है, जैसे आपको हम बताए थे सिल्वेस्टर विधि लग रहा था कि बहुत ये कठिन है ना, तो ये कठिन नहीं है, ये बहुत अच्छी है, बहुत सरल विधि है। इस विधि को अपना करके हम कृत्रिम श्वास दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, और रोगी को मुख से काफी समय सांस दिया जाए, ठीक है। रोगी को मुख से काफी समय सांस दिया जाए। सांस कैसे दिया जाएगा, जैसे कभी कभी देखिए जो है कि हम देखते हैं कि व्यक्ति अगर मृत होता है तो हम अपना मुंह लगा करके उसके मुंह में हम तेजी से फूंकने का कार्य करें। जब हम उसके मुंह में मुंह डाल करके फूंक देंगे तो कहीं कोई सांस होगी तो वह निश्चित रूप से क्रिया प्रक्रिया के द्वारा वह सांस जो है वो पुनः प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रकार से देखिए आज आप जाने जो है आपको जो जानकारी हुई हम बताएं आपको सदमा लगना जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसके बाद सदमा लगने में जो है उसके लक्षण को जाने, उसके जो है उपचार को जाने। उसके बाद हम आपको बताया जो है बिजली का झटका, बिजली में जो है धाराओं को आपको हम बताए, एसी और डीसी के बारे में। उसके बाद जो है अगर किसी को झटका लगता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं उसको बताए, उपचार को बताए। अगला जो टॉपिक होगा, कभी कभी आप देखते हैं कि बच्चे जो है वो अगल बगल तालाब में जो है डूब जाते हैं, ऐसी स्थिति में उनकी श्वसन क्रिया प्रभावित हो जाती है। इसलिए हम ये देखते हैं कि उनके बारे में भी हमको जानना आवश्यक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डूबने के पश्चात जो उनका उपचार किया जाता है, लक्षण होता है, उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।